हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थियोरम 10.8, 9, 10, 11 एंड 12। तो ये जितने सारे थियोरम है उसको हम अभी डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो आते हैं पहले नंबर थ्योरम पे। तो हमारे यहाँ पर 10.8 थ्योरम यहाँ पर क्या बोल रहा है। तो बच्चों ये जो रिमेनिंग थ्योरम है 9, 10, 11, 12, इसका प्रूफ इतना ज़रूरी नहीं है, बट 10.8 का प्रूफ करना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में आते हैं। तो इसके ऊपर एक प्रॉपर सा वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। ओके, तो बस आज ये सारे थ्योरम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और जल्द ही हम एक्सरसाइज 10.5 हम स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो थ्योरम नंबर 10.8 देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब ध्यान से समझो, इसका मतलब क्या होता है। तो इसके लिए हमें एक सर्कल चाहिए होगा, इसलिए ये 5 यहाँ पर हमारा थ्योरम है, इसके लिए मैंने 5 यहाँ पर सर्कल बना के रखे हैं। तो हम अभी बात करने वाले हैं पहला थ्योरम, मतलब ये वाला जो 10.8 जो थ्योरम है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। तो ये हमारा सर्कल है, ये आपका सेंटर है, मान लो ये आपका सेंटर, मैंने ओ यहाँ पर लिखा, राइट। अच्छा, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। बच्चों को ये ज़्यादा कन्फ्यूज लगता है, क्या लिखा है इसमें। देखो इसमें ये लिखा है कि एक सर्कल है, उसका सेंटर है। यहाँ बोला गया यहाँ शुरुआत होगी कहाँ से, आर्क से शुरू होगी। चीज़ें यहाँ पर कहाँ से शुरू होंगी, आर्क से, आर्क से। तो सर्कल का पहले हम आर्क एक डिसाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे कट बनाया, यहाँ पे कट किया, यहाँ पर मैंने ए लिखा, यहाँ पर मैंने बी लिखा, राइट। समझो इसको ध्यान से, मैंने यहाँ पर ए लिखा और बी लिखा, ठीक। तो ये जो पोर्शन है बच्चों, ये मेरा एक आर्क हो गया, मतलब ये, तो ये मेरा जो है कर्व लाइन, ये जो है मेरा, ये क्या है, मेरा आर्क है, ये जो आपको दिख रहा है, राइट। समझ में आ रहा है, ये हमारा आर्क, ए बी आर्क है। तो अब ये जो आर्क है ना, ये देखो, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। पर इतने चीज़ का मतलब समझो, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क का मतलब होता है कि आर्क द्वारा बना हुआ एंगल सेंटर पे, एट द सेंटर, इतना लाइन का मतलब समझो पहले। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, इसका मतलब ये होता है कि आर्क के द्वारा सेंटर पर बना हुआ एंगल। तो आर्क तो यहाँ पर है, तो ये आर्क सेंटर पे एंगल कैसे बनाएगा, देखो कैसे बनाएगा। तो हमें पता है एंगल कैसे बनता है, दो साइड ऐसे आते हैं, आपस में मिलते हैं, तो हमारा एंगल बनता है, ऐसे ही होता है ना एंगल हमारा, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ वैसे ही होने वाला। तो यहाँ पर इसके आर्क के 2 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, यहाँ पर ए पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है बी, राइट। अच्छा, तो यहाँ से एक लाइन ऐसे निकलेगी जो कि सेंटर की तरफ जाएगी, यहाँ से इस पॉइंट से एक लाइन निकलेगी जो कि सेंटर की तरफ जाएगी। तो यहाँ पर देखो, ये आर्क यहाँ पर सेंटर पे एंगल बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ आर्क, हमें आर्क जो क्या करेगा, एंड पॉइंट, इसका जो एंड पॉइंट है वहीं से एक लाइन निकलेगी, सेंटर की तरफ जाएगी, दो लाइन जाएंगी, यहाँ पर आपस में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सेंटर पे एक आर्क यहाँ पर बना, राइट। ये समझ में आ गया चीज़ें। तो सेंटर पे आर्क द्वारा, समझो, आर्क द्वारा सेंटर पे जो एंगल बना है वो क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा। मतलब ये वाला एंगल जो है वो डबल हो जाएगा, किसके, मतलब ये डबल हो जाएगा किसके, द एंगल सबटेंडेड बाय इट। इट मतलब वही आर्क एट एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। यहाँ पे इस चीज़ का मतलब सबटेंडेड बाय इट, इट का मतलब वही आर्क के बारे में ही कहा गया है। इट मतलब आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो आर्क से एंगल एक बन रहा है सेंटर पे। अब वही आर्क से, मतलब वही 2 पॉइंट से अब फिर से लाइन निकलेंगे। इस 2 पॉइंट से ऑलरेडी लाइन निकल चुके हैं, सेंटर की तरफ गया है, ठीक है। अब वही 2 पॉइंट, आर्क के ही 2 पॉइंट से अब जो लाइन निकलेंगे वो सेंटर की तरफ नहीं जाएंगे, वो और कहीं भी जा सकते हैं, सेंटर की तरफ अब नहीं जाएंगे। तो अब यहाँ से मान लो एक लाइन निकला, अब वो मान लो ऊपर चला गया, अब सेंटर की तरफ तो जाएगा नहीं। अब वही पॉइंट से, उसी पॉइंट से एक लाइन निकलेगा जो कि अब अदर पार्ट ऑफ द सर्कल, मतलब ये सर्कमफ्रेंस पे टच करेगा, कहीं पर भी और भी एंगल बनाइए। अब ये तो अब निकले हैं यहाँ से 2 पॉइंट से लाइन निकले हैं, तो कहीं ना कहीं तो एंगल बनाएंगे, बट ये आपस में कहीं बीच में एंगल नहीं बनाएंगे, मतलब सर्कल के इंटीरियर में एंगल नहीं बनाएंगे वो, क्योंकि सेंटर पे बन चुका है। अब जो होगा, अब अदर रिमेनिंग पार्ट कौन सा बचा, यही सब पार्ट्स बचे हैं, रिमेनिंग पार्ट सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे बनेगा, मतलब यहाँ पर सर्कमफ्रेंस पे ही ये एंगल यहाँ पर बनेगा, इस पॉइंट पे यहीं पर ही बनेगा। इस पर बन सकता है कि आप चाहो तो यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है। बस अगर मान लो ऐसे निकल रहा है, मैं हाथ को, उंगली, फिंगर को देखो, ऐसे निकला, यहाँ पर बना। फिर मान लो यहाँ जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है, यहाँ से निकलेगा तो इधर ही मिलेगा, क्या पता इधर से 2 निकल के दोनों इधर घूम जाए, फिर 2 इधर घूम जाए, फिर दोनों इधर घूम जाए, उसकी मर्जी, कहीं पर घूमे वो,
बट ऐसा नहीं कि इसी पॉइंट पे आएगा, वो इधर भी जा सकते हैं, इस पॉइंट पे लाई कर सकते हैं, इस पॉइंट पे लाइन कर सकते हैं। अगर मान लो इस पॉइंट पे लाई करता है तो इस तरफ यहीं से लाइन निकलता है, यहाँ तक जाता है, यहाँ से निकलता है, यहाँ तक जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पर कि आर्क से सेंटर पे यहाँ पर जो एंगल बना ये डबल हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल जो है बच्चों ये डबल हो जाएगा। और जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में जो बचा, मान लो यहाँ पर ये जो आर्क यहाँ पर, ये जो आर्क से यहाँ पर जो एंगल बना इस जगह पे, मान लो ये 30 डिग्री है, मान लो ये 30 डिग्री है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा। तो ये देखो आप ये थ्योरम पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल, मतलब आर्क के द्वारा जो एंगल सेंटर पे बन रहा है वो डबल होगा किसके, ना द एंगल सबटेंडेड बाय एनी पार्ट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, मतलब आर्क वही आर्क अगर अदर पार्ट में कहीं भी सर्कल पे बनाए उसका डबल होगा ये वाला, ठीक है। तो इसका मतलब ये है थ्योरम का। तो अब ये फिगर कुछ इस तरह भी बन सकते हैं, आप चाहो तो फिगर चाहो तो ऐसे ही बन सकते हैं। यहाँ जैसे आपको बताया था कि जरूरी है कि यहीं पर मिले कि दो पॉइंट से निकल के, मैं और एक सर्कल बना के आपको समझा दे रहा हूँ। ऐसे मान लो ये सेंटर है आपका ओ, यहाँ पर आर्क है आपका ए बी, जैसे मैंने इस फिगर में क्या किया इधर लिया। अब मान लो इस पॉइंट से उसकी मर्जी, अब कहीं पर निकल सकता है, मैंने ऊपर यहाँ पर लिया था, अब इसी पॉइंट से मान सकते हो आप इधर भी जा सकता है, ठीक है, इधर भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, बस दो पॉइंट से निकलना चाहिए, ओके। सॉरी बच्चों, ट्रेन का साउंड आ रहा है, वेरी वेरी सॉरी। तो मैं आपको और एक बार समझाता हूँ, उस वक्त साउंड आ रहा था ट्रेन का, इसलिए मैं और एक बार दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये रहा सर्कल, और एक बार समझ लो। यहाँ तो समझ में आ गया कि आर्क से सेंटर, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, फिर से यहाँ मान लो ये सेंटर है, ये ए बी हमारा आर्क है, ठीक है। तो अब एंगल कुछ अलग जगह भी बन सकते हैं, जैसे मैंने को बताया था, यहाँ पर बताया बट साउंड ट्रेन आ गया, सॉरी उसके लिए। तो अब इसी पॉइंट से चाहो तो एंगल इस तरह भी बन सकता है, इधर से यहाँ पर इस पॉइंट से इधर लाइन निकला, यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर देखो यहाँ पर भी एंगल बन सकता है, और भी बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं। ये एक फिगर ऐसे बन सकता है, या फिर एक फिगर ऐसे बन सकता है, या सेंटर है यहाँ पर दो है, तो मान लो ये लाइन इधर भी जा सकते हैं, इधर भी इस सेंटर से निकलेगा, पॉइंट से निकलेगा, इधर जाएगा, इधर भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अच्छा, इसके भी और एक दो वेरिएशन है, जब इसका मैं प्रूफ बताऊंगा 10.8 का, इसको और भी फिगर्स बना के आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अभी ये समझ लो, चलो अब आगे चलते हैं, 10.9 पे आते हैं। अब यहाँ पे देखो थ्योरम 10.9 यहाँ पर हमें क्या बोल रहा है, हमें यहाँ पर ये बोल रहा है थ्योरम 10.9 कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या होता है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज इक्वल। देखो इस थ्योरम, ये थ्योरम नंबर हमारा, ये थ्योरम नंबर हमारा 10.8, ये वाला सर्कल हो गया हमारा ख़त्म। अब आते हैं 10.9 थ्योरम पे। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। जैसे मान लो मैंने ये मेरा सेंटर है, अब इसको समझो, ये मेरा सेंटर है, ठीक, ये मेरा सेंटर है। अच्छा, तो मैंने यहाँ पर एक सेगमेंट बनाया, मान लो मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाया ये ए बी, तो ये मेरा क्या है, माइनर सेगमेंट, ये मेरा माइनर सेगमेंट है। और जो बड़ा वाला जो पोर्शन ये वाला, ये मेरा क्या है, मेजर सेगमेंट है कि नहीं, ये वाला जो पोर्शन है मेरा क्या है, मेजर सेगमेंट है। अच्छा, तो फिगर ये बोल रहा है, मतलब जो थ्योरम हमारा ये बोल रहा है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, मतलब सेम सेगमेंट में अगर एंगल बनते हैं, ठीक है, तो वो बराबर होंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पर है, मैं यहाँ से बता रहा हूँ आपको, जैसे ये माइनर सेगमेंट है, तो मान लो ये आपका मेजर सेगमेंट है, इधर माइनर ऊपर वाला मेजर, तो यहाँ पर मान लो कि एंगल यहाँ पर ऐसा बनता है, ऐसे मान लो ऐसे एंगल बनता है, यहाँ पर दो एंगल्स मान लो ऐसे बनता है, ऐसे यहाँ पर एक एंगल बना, यहाँ पर भी एक एंगल बना, तो ये मेजर सेगमेंट के अंदर ये दोनों एंगल लाई करते हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है, याद रखो। ये मेजर सेगमेंट के अंदर लाई करते हैं, इधर माइनर, अच्छा मान लो माइनर में भी होता है कुछ ऐसे, मान लो यहाँ पर एक एंगल बना, यहाँ पर ये एक एंगल इधर बना, फिर से और एक एंगल मान लो इसको इस तरह ऐसे बना, तो ये जो आपस में दो एंगल जो आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पर, ये दो एंगल, ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। इसके लिए मैं और एक फिगर यहाँ अच्छे से बना देता हूँ, नीचे उसे ऊपर बना दे रहा हूँ। जैसे ये माइनर सेगमेंट है, नीचे वाला ऊपर मेजर सेगमेंट है, तो मान लो यहाँ पर ऐसे एंगल बना, यहाँ पर एक एंगल बनना है कि नहीं, उसी कॉर्ड से इसी कॉर्ड पे यहाँ पर और एक एंगल, कहने मतलब इस माइनर सेगमेंट के अंदर दो एंगल्स बन रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और मेजर सेगमेंट में भी एंगल अगर बनेगा ऐसे, तो ये दो एंगल जो होंगे आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट में एंगल बनने हैं तो वो बराबर होंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं 10.10।
थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान से देखो। इफ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल एट 2 अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड of the line containing the line segment, the 4 points lie on a circle if they are lie on a circle, that is they are concyclic। यहाँ बोल रहे if a line segment joining the 2 points subtend equal angle at 2 other points, इसका मतलब क्या होता है कि मान लो मैंने एक लाइन सेगमेंट बनाया जो कि 2 पॉइंट्स जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स, मतलब यहाँ पर मान लो 2 पॉइंट्स मैंने बनाए A और एक बनाया यहाँ पर B, अभी दोनों लाइन आपस में जॉइन कर रहे हैं लाइन सेगमेंट, ठीक है। अच्छा, ये दोनों ये साइड क्या सबटेंड करेंगे इक्वल एंगल्स एट 2 अदर पॉइंट्स, ये 2 एंगल्स ऑन द अदर पॉइंट लाइंग ऑन द सेम साइड, इसी साइड में और एक 2 एंगल यहाँ पर फॉर्मेशन करेंगे। मतलब मान लो यहाँ पर बोल रहे हैं ना कि सबटेंड इक्वल एंगल एट 2 अदर पॉइंट्स, 2 इक्वल एंगल्स यहाँ पर सबटेंड कर रहे हैं इधर, मान लो यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं और इधर भी कर रहे हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों जो हमारा लाइन सेगमेंट सबटेंड कर रहे हैं, तो लाइन सेगमेंट जो है यहाँ पर आर्क सबटेंड कर रहा था, आर्क से पॉइंट निकल रहे थे यहाँ पर एंड पॉइंट से, यहाँ पर लाइन सेगमेंट सबटेंड करेगा सेंटर, मतलब सेंटर पे नहीं, मतलब बाहर पे। तो कहने का मतलब ये है कि ये लाइन सेगमेंट जो हमारा ए बी है, तो ए से देखो एक पॉइंट, ए से एक लाइन निकला यहाँ गया, फिर बी से एक पॉइंट लाइन निकला यहाँ पर, यहाँ मीट कर यहाँ पर एक एंगल बना, फिर उसी ए बी लाइन सेगमेंट से फिर उसी ए पॉइंट से एक लाइन यहाँ पर ऐसा निकला और बी पॉइंट से एक लाइन ऐसे निकला, दोनों के यहाँ पर एंगल बना रहे हैं मतलब सर्कल पे। तो ये दोनों जो एंगल, अगर ये दोनों एंगल को इक्वल बोल रहे हैं, क्वेश्चन में देखो इक्वल यहाँ पर बोला गया है कि इक्वल एंगल्स, देखिए इक्वल एंगल बना रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी जो एंगल है यहाँ पर एंगल जो होगा सेम होगा, क्वेश्चन यहाँ पर मतलब थ्योरम बोल रहे हैं। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये जो 2 पॉइंट्स यहाँ पर जो है, ये 2 पॉइंट्स जहाँ पर बनेंगे एंगल वहाँ पर तो पॉइंट होगा ही, ये 2 पॉइंट जो बना सी और डी ये सर्कल पे ही लाई करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये जो डी पॉइंट वो बाहर चला जाएगा सर्कल के, ऐसा नहीं होगा। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो सर्कल पे ही वो क्या करेंगे, ऑन द सर्कल पॉइंट बनेगा, ठीक है। अगर दोनों इक्वल है तो थ्योरम ये बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये डी पॉइंट बाहर बन जाएगा, सी पॉइंट बाहर बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर ये इक्वल है एंगल, अगर ये लाइन सेगमेंट द्वारा सबटेंड हुए हैं, एंगल बने हैं ये दोनों, ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो वो सर्कल के ऊपर ही लाई करेंगे, ठीक है। तो सर्कल के ऊपर जो ये पर 4 पॉइंट अगर जो लाई करते हैं उसको हम बोलते हैं कॉन्साइक्लिक, यहाँ पर लिखा है देखो, ठीक है, समझ में आ गया। अगर सर्कल के ऊपर 4 पॉइंट लाई करते हैं उसको हम बोलते हैं कॉन्साइक्लिक, यहाँ पर लिखा है देखो 4 पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल, समझ में आ गया। अच्छा, आते हैं 10.11 पे। 10 खत्म हो गया हमारा, 10.11 पे आते हैं। 10.11 देखो ये रहा, इसको मैं से फोल्ड कर देता हूँ। देखो अब ये 2 बचे हैं, इस तरह इसको रखो, छोड़ो नहीं तो ऐसे ही देखो। 10.11 देखो, द सम ऑफ द आइदर पेयर ऑफ ऑपोजिट्स एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ये ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में समझा दिया था, पर और एक बार देख लो। यहाँ बोला गया है कि अब यहाँ पर समझते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं। देखो तो मान लो ये एक सर्कल है, अगर इसके अंदर मैं क्वाड्रिलेटरल बनाता हूँ जो कि चारों पॉइंट क्वाड्रिलेटरल के सर्कल के ऊपर ही लाई करेंगे, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और एक उसका कंडीशन है, प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होना चाहिए, द सम ऑफ द आइदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। इसका क्या प्रॉपर्टी है, तो ये हमारा, मैं आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना के दिखाता हूँ। कोई जो क्वाड्रिलेटरल जिसका 4 पॉइंट सेंटर जो सर्कल पे लाई करते हैं, ऑन द सर्कल पे लाई करेंगे, उसको हम बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इस क्वाड्रिलेटरल ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है हमारा, इसके चारों पॉइंट सर्कल पे लाई किए हैं, ठीक है। तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी है कि उसके जो ऑपोजिट एंगल होंगे, जैसे एंगल बी, मान लो मैंने एंगल बी को कंसिडर किया, तो इसके ऑपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल डी है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो 180 होगा। ये एक प्रॉपर्टी है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कि ऑपोजिट एंगल का सम होता है 180। उसी तरह एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा, मतलब ऑपोजिट एंगल ए और सी हमारा ऑपोजिट एंगल है, उनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी है। अब इसी का लास्ट थ्योरम बचा हमारा 10.12, जो हमारा 10.12। तो ये थ्योरम बोल रहा है इसका उल्टा, कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, मान लो मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया ABCD मैंने क्वाड्रिलेटरल बनाया, अगर इसके ऑपोजिट एंगल का सम 180 है, अगर इसका ऑपोजिट एंगल है, इसका सम 180 मैंने बोल दिया,
कि ए और सी को मिलाकर 180 होता है, उसी तरह बी और डी को मिला के 180 होता है। मैंने ये बस बता दिया कि उसका ऑपोजिट एंगल का जो सम है वो 180 है। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब ये जो ए बी सी डी है वो हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। अगर इस पर हम सर्कल बनाएंगे तो सर्कल ऐसा बनेगा ना कि ये चारों पॉइंट से होके गुजरेगा सर्कल। सर्कल अगर बनाओगे तो ये तो कहने मतलब इसका उल्टा है वो, जो हमारा थ्योरम 10.11 का ये उल्टा है। यहाँ पर क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसीलिए ये दोनों ऑपोजिट एंगल का सम 180 है। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल का सम, अगर ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है, इसका मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब यहाँ पर आप सर्कल ऐसे बना सकते हो, और तो सर्कल होगा और क्वाड्रिलेटरल के चारों जो पॉइंट है वो सर्कल पे ही होके गुजरेंगे। ठीक है, जब सर्कल से बनाओगे तो देखना कि जो सर्कल है वो ए बी सी डी पर ही एग्जैक्टली ऑन द सर्कल वो चारों पॉइंट्स लाई करेंगे। ठीक है, तो जो जस्ट उसका उल्टा है 10.12 जो थ्योरम है हमारा। ठीक है, समझ में आ गया। तो कहीं भी मान लो कोई क्वाड्रिलेटरल गिवन है, उसको अगर प्रूफ करे कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करो इसको कि एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, प्रूफ दैट दिस क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो बस इतना प्रूफ कर दो कि इन दोनों का एंगल का जो ऑपोजिट एंगल जो सम है वो 180 है। ठीक है, ऑपोजिट एंगल का जो सम, ये दोनों एक ही प्रूफ कर दो तो काफ़ी है, फिर दोनों कर दो, दोनों होना चाहिए एक्चुअली, दोनों कर दो तो और बेटर होगा। ये दोनों एंगल का जो सम होगा वो 180 प्रूफ कर दो तो समझ लो ये ए बी सी डी आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और यहाँ पर आप सर्कल बनेगा। समझ में आ गया। ये चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करेंगे, राइट। फिगर देख के कन्फ्यूज मत होना, मैंने ऊपर अच्छे से बताया था। तो यहाँ पर हमारा ख़त्म हो चुका है सारे थ्योरम जो मैंने अभी आपको बताया, सारे थ्योरम यहाँ पर कवर हो चुका है। सिर्फ थ्योरम 10.8 का मैं आपको प्रूफ दूंगा। ठीक है, सिर्फ 10.8 का तो मैं प्रूफ देने वाला हूँ, और बाकी का सिर्फ आप समझ लियो कैसे क्या थ्योरम है। अब ये जो थ्योरम जितने आपको मैंने पढ़ा है अप टू स्टार्टिंग से लेकर 10.1 से लेकर 10.12 तक जितने थ्योरम मैंने आपको पढ़ाए हैं, अब वो सबका यूज़ होगा। ओके, ये सबका यूज़ होगा एक्सरसाइज 10.5 में। ओके, तब तक इस वीडियो में इतने, चलो बाय।